हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कोलाइड। ठीक है, कोलाइड की परिभाषा क्या होती है और कोलाइड का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बड़ा मज़ा भी आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि आप इस वीडियो से ये जान जाएंगे कि हमारे आसपास के वातावरण में कितने सारे कोलाइड्स जो होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं या जो हमारे आसपास होते हैं, है ना, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं है। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ में। इस वीडियो में आपको कोलाइड की परिभाषा और साथ ही कोलाइड का वर्गीकरण भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोलाइड की परिभाषा क्या है ना। कोलाइड एक्चुअल में होते क्या हैं या कोलाइड की परिभाषा क्या है, देख लेते हैं। लिखा है कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? देखिए, मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण का मतलब क्या और विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या? तो समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें, देखिए पहले तो समांगी जो वर्ड है उसको तोड़िए आप, है ना, दो भागों में टूट जाएगा ये। तो सम प्लस अंगी, यानी कि जो मिश्रण होता है उसमें सभी अंग पूरी तरह से घुल जाते हैं। हमें अलग से विलेय पदार्थ नहीं दिखता है या विलायक पदार्थ नहीं दिखता है, पूरी तरह से घुल जाता है या उस मिश्रण में मिल जाता है। ठीक है, तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब विषमांगी मिश्रण का मतलब कि उसमें विलेय के कण अलग से दिखते हैं, विलायक के कण अलग से दिखते हैं, है ना, तो उसे हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण, है ना। अलग अलग जो कण होते हैं वो हमें अलग अलग दिख जाते हैं। ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। जो कोलाइड होते हैं, कोलाइड विलयन, उसमें क्या होता है कि जो कण के आकार होते हैं, है ना, जो कणों का आकार होता है, देखिए जो विलयन बना होता है वो कणों से मिलकर बना होता है ना। तो कणों का आकार कितना होता है कोलाइड में? 1 नैनोमीटर से, एनएम का मतलब नैनोमीटर। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है कणों का आकार कोलाइड विलयन में। ठीक, अब इसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं, है ना, दो अवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। देखिए दो प्रावस्थाएं हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। देखिए इसको हमें विलयन के जैसा ही समझना है। एक नॉर्मल जो विलयन होता है, साधारण जो विलयन होता है, उसमें क्या होता है? विलेय होता है और विलायक होता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम है। अब परिक्षिप्त प्रावस्था को आप विलेय कह सकते हैं और परिक्षेपण माध्यम को आप विलायक कह सकते हैं। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब क्या हो जाएगा? विलेय, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब विलायक, है ना। जो ज्यादा मात्रा में है वो परिक्षेपण माध्यम रहेगा, है ना। जो साधारण विलयन होता है उसमें ज्यादा मात्रा में जो होता है उसे हम विलायक कहते हैं। उसी तरह से कोलाइडी विलयन में जो ज्यादा मात्रा में है उसे परिक्षेपण माध्यम कह देंगे। ठीक है, और जो कम मात्रा में होता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। जिस तरह से साधारण विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई, और साधारण विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो कोलाइडी विलयन में अधिक मात्रा में होने वाला जो पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो दो अवस्थाएं होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ठीक, अब आगे लिखा है कि ये पदार्थ, यानी कि कोलाइड विलयन की बात कर रहे हैं ना, ये पदार्थ घुलनशील अवस्था में जंतु झिल्ली या पार्चमेंट पत्र में से नहीं निकल पाते हैं। अब नहीं निकल पाते हैं या आगे और क्या लिखा है? या मंद गति से निकलते हैं, या तो नहीं निकल पाते हैं या बहुत ही धीमी गति से निकलते हैं। देखिए एक कोई साधारण विलयन होता है वो जंतु झिल्ली में से या पार्चमेंट पत्र, है ना, एक पेपर होता है, पार्चमेंट पत्र कहते हैं उसको, तो पार्चमेंट पत्र में से ये जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं या बहुत ही धीमी गति से निकलते हैं, अत्यंत मंद गति से निकलते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक वर्ड आया जैसे कि जंतु झिल्ली, है ना, जंतु झिल्ली या फिर सेलोफेन भी कह सकते हैं हम, है ना। जंतु झिल्ली के रूप में सेलोफेन भी बहुत जगह यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो जंतु झिल्ली में से या पार्चमेंट पत्र में से नहीं निकल पाते हैं। अब नहीं निकलने का कारण क्या है? देखिए जो विलेय और विलायक के कण हैं, है ना, विलेय का मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और विलायक का मतलब परिक्षेपण माध्यम। देखिए मैं कंपैरिजन करके आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, साधारण विलयन और कोलाइडी विलयन। तो साधारण विलयन में विलेय और विलायक होता है और कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है।
ठीक है। तो जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के जो कणों का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सॉल्यूशन, है ना। जो साधारण विलयन होता है उसके कंपैरिजन में जो कोलाइडी विलयन होता है उसके कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये किसी जंतु झिल्ली में से या पार्चमेंट पत्र में से नहीं निकल पाते हैं या बहुत ही धीमी गति से निकलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई परिभाषा। देखिए पहला क्या लिखा, पहला पॉइंट अपन ने कि विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरी बात, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तीसरी बात, इसमें 2 प्रावस्थाएं होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम। चौथी बात कि ये जो पदार्थ होते हैं ये घुलनशील अवस्था में जंतु झिल्ली में से या पार्चमेंट पत्र में से नहीं निकलते हैं या अत्यंत मंद गति से निकलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं कोलाइड के एग्जाम्पल की। क्या लिखा है कोलाइड का एग्जाम्पल, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि, है ना। जिलेटिन एक पदार्थ होता है तो वो भी कोलाइड के अंतर्गत ही आता है ना, कोलाइड ही कहा जाता है उसे। तो गोंद तो आपने देखा ही होगा, है ना। जो गोंद होता है उसको अगर पार्चमेंट पत्र में या किसी जंतु झिल्ली में अगर ले तो वो बहुत ही धीमी गति से निकलता है या नहीं भी निकल सकता है ना। तो वो क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, है ना। स्टार्च की भी यही स्थिति रहेगी। स्टार्च भी किसी जंतु झिल्ली में से या पार्चमेंट पत्र में से नहीं निकलेगा या अत्यंत धीमी गति से निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गए कोलाइड के एग्जाम्पल। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कोलाइड्स का, है ना। कोलाइड का वर्गीकरण लिखा है कि परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि विलेय, ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि विलेय और परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक की भौतिक अवस्था, है ना। ध्यान दीजिएगा, भौतिक अवस्था के आधार पर जो कोलाइड होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं कोलाइड, है ना। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था यानी कि किस तरह से दिख रहा है ना, उसका जो फिजिकल स्टेट है वो किस तरह से है ना, कौन सी है, गैस है, द्रव है, ठोस है। तो इस आधार पर जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि क्या हो गया, ये परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब क्या हो जाएगा, विलेय, ठीक है। अगर नॉर्मल जो सॉल्यूशन है उससे कंपैरिजन करें हम तो परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब विलय हो गया और परिक्षेपण माध्यम का मतलब क्या हो गया, विलायक, ठीक है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि विलय और परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक, ठीक। तो ये परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम हो गया। फिर कोलाइड तंत्र, अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कौन सा कोलाइड बनेगा, है ना। तो ये लिखा है कोलाइड तंत्र, है ना। अब आगे लिखा है एग्जाम्पल, उदाहरण। आपकी एग्जाम में उदाहरण बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। चलिए फर्स्ट नंबर पे लिखा है, देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो देखिए पहले क्या है, ठोस है। तो 3 बार हम ठोस ले लेंगे, फिर उसके बाद 3 बार हम द्रव ले लेंगे और 2 बार हम गैस लेंगे। अब 2 बार ही गैस क्यों लिया, हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए तो देखिए 3 परिक्षिप्त प्रावस्था हम ठोस की ले लेंगे, 3 द्रव की ले लेंगे और 2 हम गैस की ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए पहले ठोस, फिर द्रव और फिर गैस, फिर ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, फिर ठोस और फिर द्रव। गैस हम नहीं लेंगे, है ना। आगे बताऊंगा मैं कि क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक। चलिए तो ठोस को जब ठोस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, देखिए ठोस सोल बनता है ना। ठोस को जब ठोस में मिलाया जाता है ना, कोई भी ठोस है उसमें अगर किसी और अन्य ठोस को मिला दिया तो क्या बनेगा, कौन सा कोलाइड तंत्र बनेगा, ठोस सोल बनेगा, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या है, रंगीन कांच है, जेम स्टोन है। जेम स्टोन का मतलब होता है रत्न, है ना। जेम स्टोन को रत्न भी कहा जाता है। तो जेम स्टोन जो है वो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, मैंने अलग से स्लाइड आपके लिए यहाँ पर बना दी है। जेम स्टोन किसे कहते हैं आप यहाँ पर डायग्राम में अच्छे से देख पाएंगे उसे, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा जेमस्टोन किसे कहते हैं। अब सेकंड है कि जब ठोस को द्रव में मिलाया जाता है ना। कोई भी लिक्विड लिया है हमने और उस लिक्विड के अंदर ठोस को मिला दिया है ना। परिक्षेपण माध्यम होगा वो हम पहले लेंगे और उसके बाद में किसी परिक्षिप्त प्रावस्था को अंदर डालेंगे या विलेय को अंदर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्या लेंगे, द्रव लेंगे और उस द्रव के अंदर किसी ठोस को हम डाल देंगे। तो क्या बनेगा, देखिए अगर द्रव में ठोस को डाल दिया हमने तो क्या बनेगा, सोल बनेगा, है ना। सोल कहते हैं उसे। और सोल के एग्जाम्पल क्या है, देखिए पेंट और कोशिका द्रव्य, है ना। पेंट जो ऑयल पेंट्स होते हैं
उनमें भी यही होता है। और कोशिका द्रव्य, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते हैं कोशिका द्रव्य क्या चीज़ है ना। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, पहली बात तो ये है ना। और उस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। तो उस लिक्विड के अंदर जो लाइसोसोम होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, है ना, वैक्यूल्स होते हैं, तो ये सभी उसके अंदर तैरते रहते हैं। और ये जो वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है ना, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, जो भी उस कोशिका के अंग है, वो उस फ्लूइड के अंदर, है ना, उस लिक्विड के अंदर क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, है ना। तो यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो गई, ठोस हो गई। और जो परिक्षेपण माध्यम है वो हो गया द्रव। तो कोई लिक्विड है, उसके अंदर ये सभी जो कोशिका के अंग है वो तैरते रहते हैं। तो किसी लिक्विड में किसी ठोस को हमने प्रविष्ट करा दिया या डाल दिया तो वो हो जाएगा सोल, है ना, उसे हम कहेंगे सोल। और उसका एग्जाम्पल होता है पेंट या कोशिका द्रव्य। पेंट में भी ऐसा ही होता है ना। तो पेंट भी सोल का एग्जाम्पल है और कोशिका द्रव्य भी सोल का एग्जाम्पल है। कोशिका द्रव्य का डायग्राम आप इस स्लाइड में अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर इस स्लाइड में आप देखिए, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कोशिका द्रव्य की स्ट्रक्चर होती है। ओके, चलिए अब थर्ड जो पॉइंट है वो है ठोस को गैस में मिला दिया जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे कि गैस ले लेंगे और उस गैस के अंदर किसी ठोस को मिला देंगे, ठीक है। तो गैस के अंदर जब ठोस मिलेगा तो क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा, है ना। कोलाइड तंत्र जो होता है उसे कहते हैं एरोसोल, है ना। जब किसी गैस के अंदर किसी ठोस को मिलाया जाता है तो उसे कहते हैं एरोसोल, है ना। कोलाइड तंत्र कौन सा बनेगा, एरोसोल। अब एग्जाम्पल क्या है, देखिए धुआं है, धूल है, ठीक है। अब धुआं धूल कैसे हो गए, इसके एग्जाम्पल, एरोसोल के एग्जाम्पल कैसे हो गए। देखिए हमारा जो वायुमंडल है उसमें गैसें हैं, ठीक है। और उस गैस में धूल के कण हैं, है ना, दूसरे अन्य कण जो उपस्थित होते हैं वो उसमें आकर मिल गए। तो जो परिक्षेपण माध्यम है वो क्या है, गैस है। और उसके अंदर धूल के कण हैं, धुएं के कण हैं, जो भी है, तो वो क्या हो गए, ठोस हो गए। तो परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है। और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो गई, ठोस हो गई। तो जब किसी गैस के अंदर किसी ठोस को मिलाया जाएगा तो वो क्या बना लेगा, एरोसोल बना लेगा। उसे हम क्या कहते हैं, उस कोलाइडी तंत्र को क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। और एग्जाम्पल हो गया धुआं और धूल आदि, ठीक है, क्लियर हो गया। अब किसी द्रव को ठोस में मिलाया जाता है ना। परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस है। और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव है। तो हम ठोस लेंगे और उस ठोस के अंदर किसी द्रव को, है ना, सॉलिड के अंदर किसी लिक्विड को प्रविष्ट करा देंगे या मिला देंगे। तो किसी ठोस के अंदर किसी द्रव को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, जेल बनता है ना। और जेल के एग्जाम्पल क्या है, पनीर, जेली आदि, है ना। देखिए जेली का जो डायग्राम है वो आपको इस स्लाइड में यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने आपको अलग से यहाँ पर शो कर दी है। जेली जो है, इसमें क्या होता है जेली में कि जो ठोस परिक्षेपण माध्यम होता है उसमें किसी द्रव को प्रविष्ट करा दिया जाता है या मिला दिया जाता है ना। तो जब भी किसी ठोस के अंदर किसी द्रव को प्रविष्ट करा दिया जाता है, किसी द्रव को मिला दिया जाता है, तो वो जो कोलाइड तंत्र बनाता है उसे हम कहेंगे जेल, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, जेल। ये बालों में लगाने वाला जेल वो वाला जेल नहीं है ना, ये कोलाइड तंत्र का नाम है, जेल। अब जेल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, पनीर हो सकते हैं, जेली हो सकते हैं। अब जेली जो है उसमें भी क्या होता है, जो बच्चों के खाने के आती है टॉफ़ी, जेली होती है, जस्ट जेली, आपने भी खाई होगी कभी। तो उसमें क्या होता है कि ठोस परिक्षेपण माध्यम होता है, उसमें द्रव को प्रविष्ट करा दिया जाता है। तो ठोस में अगर द्रव को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा, जेल बनेगा। और एग्जाम्पल क्या है, पनीर और जेली, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गए यहाँ पर जेल के एग्जाम्पल। जेल के एग्जाम्पल क्या है, पनीर है और जेली है। पनीर भी आपने देखा ही होगा, पनीर कैसा होता है, किस तरह से दिखता है ना। उसमें भी क्या होता है, ठोस होता है और उसके अंदर किसी द्रव को प्रविष्ट करा दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो वो पनीर बन जाता है। और जेली भी आपने खाई ही होगी, छोटे छोटे बच्चे खाते भी हैं जस्ट जेली, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लियर है। अब किसी द्रव के अंदर किसी द्रव को इंजेक्ट कराया जाता है या प्रविष्ट करा दिया जाता है ना। तो द्रव के अंदर जब द्रव मिलाया जाता है तो ये बनता है पायस, या इसे हम कहेंगे इमल्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के जब वीडियोस आएंगे इनके बेस पर ही आएंगे, है ना। पायस, सॉल, है ना, जो है जेल है, इनके ऊपर ही आगे के वीडियोस आने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट है इसको समझना यहीं पर। जब तक आप जड़ में नहीं जाएंगे आपको समझ में नहीं आने वाला है ना। जड़ से समझना है हमें,
ठीक है। और यहाँ पर मैं रटाना बिल्कुल भी नहीं चाहता आपको, केमिस्ट्री रटने की चीज़ नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, केमिस्ट्री कभी भी रटी नहीं जा सकती, रट कर आप केमिस्ट्री याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री को समझना है, और सिर्फ समझना ही नहीं है, जड़ से समझना है हमें। ओके, तो देखिए, जब भी किसी द्रव परिक्षेपण माध्यम में किसी द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, पायस बनता है। ठीक है, और पायस को इंग्लिश में कहा जाता है इमल्शन, है ना। अब इमल्शन या पायस के एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे कि दूध, बालों की क्रीम आदि। अब जो बालों की क्रीम है वो आपने देखी होगी, है ना। बालों की क्रीम में क्या होता है कि जो द्रव होता है उसके अंदर किसी अन्य द्रव को मिला दिया जाता है, तो दोनों लिक्विड मिलकर के क्या बना लेते हैं, पायस बना लेते हैं या इमल्शन बना लेते हैं। ठीक है, दूध में भी ऐसा ही होता है, दो लिक्विड जब आपस में मिलते हैं तो हमेशा क्या बनेगा, इमल्शन बनेगा या पायस बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, दूध, बालों की क्रीम आदि। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट, उसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में हम गैस लेंगे, और जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसके रूप में हम क्या लेंगे, द्रव लेंगे, है ना। तो जब भी किसी द्रव को किसी गैस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, एयरोसोल बनता है। और एयरोसोल के एग्जाम्पल क्या हो गए, बादल हो गया, कोहरा हो गया, है ना। अब आप बोलेंगे कि इसमें नई चीज़ क्या है, बादल रोज रोज ही देखते हैं हम, तो रोज देखे हैं आपने, मैं मानता हूँ आपने रोज बादल देखे हैं, ठीक है, लेकिन आपने कभी ये महसूस नहीं किया होगा, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि बादल भी एक कोलाइड है ना, कोहरा भी एक कोलाइड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उसमें कोलाइड के कितने ही एग्जाम्पल हम हमारी डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी ये हमने फील नहीं किया, महसूस नहीं किया। ठीक है, इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक, तो देखिए, अब बादल एरोसोल का एग्जाम्पल कैसे हुआ। देखिए, बादल में होता क्या है कि जो गैस का एक बड़ा सा गुब्बारा होता है ना। बादल किससे बने होते हैं, गैस से बने होते हैं। तो गैस का बड़ा सा गुब्बारा होता है, उसमें क्या होता है, द्रव होता है। अब बादल में क्या होता है, पानी भरा होता है, तो पानी क्या है, द्रव है, लिक्विड है ना। और बादल किससे बना हुआ है, गैस से बना हुआ है। तो गैस के अंदर द्रव को मिला दिया जाता है या प्रविष्ट कर दिया जाता है। ये हम नहीं करते हैं, भगवान ही करेंगे, है ना। ठीक, तो कोहरे में भी हम नहीं कर सकते, बादल में भी हम नहीं कर सकते। तो बादल में क्या होता है कि गैस का बड़ा सा गुब्बारा होता है, और उस गैस के गुब्बारे के अंदर द्रव के रूप में क्या भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है ना। तो गैस में जब द्रव को प्रविष्ट करा दिया जाता है, मिला देते हैं, तो जो कोलाइड तंत्र बनता है उसे एरोसोल कहते हैं। और एरोसोल के एग्जाम्पल हो गए बादल और कोहरा आदि। ठीक है, अब किसी गैस को किसी ठोस में मिलाया जाता है ना। गैस परिक्षिप्त प्रावस्था है और ठोस क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। तो किसी गैस को ठोस में मिलाया जाता है, या ऐसा कह दे कि कोई ठोस लिया जाता है और उसके अंदर किसी गैस को मिला दिया जाता है ना। ठोस हम ले लेंगे परिक्षेपण माध्यम के रूप में, और उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में गैस को मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ठोस लेकर के उसमें गैस मिला दिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, ठोस फॉर्म कहते हैं, है ना, ठोस फॉर्म कहते हैं। और ठोस फॉर्म के एग्जाम्पल क्या हो गए, फॉर्म हो गया, प्यूमिस पत्थर हो गया, है ना। देखिए, फॉर्म का जो डायग्राम है वो भी आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, है ना। फॉर्म का एग्जाम्पल आपने देखिए, फॉर्म आप सभी ने यूज़ भी कर रखा है ना। यहाँ पर आप डायग्राम से देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं कि आपने कहीं ना कहीं फॉर्म का उपयोग जरूर ही किया होगा। ठीक है, अब फॉर्म का जो डायग्राम है वो आपको इस स्लाइड में दिख गया। इसके अलावा प्यूमिस पत्थर जो होता है, प्यूमिस स्टोन होता है, उसका जो डायग्राम है वो भी आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा, है ना। प्यूमिस स्टोन जो होता है वो जो रफ एरिया होती है, रफ जो हैंड्स होते हैं, हाथ होते हैं, तो उनको साफ करने में, उनको स्मूथ करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, प्यूमिस पत्थर का, है ना। और प्यूमिस पत्थर को क्या कहा जाता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में झावा पत्थर। ठीक है, झावा पत्थर। तो प्यूमिस पत्थर को हिंदी में कहेंगे हम झावा पत्थर। प्यूमिस स्टोन होता है ना, प्यूमिस स्टोन को हम कहेंगे झावा पत्थर। तो फॉर्म का जो डायग्राम है वो भी आपको स्लाइड में दिख गया होगा, पता चल गया होगा कि फॉर्म क्या चीज़ है, आपने यूज़ भी किया है। और प्यूमिस पत्थर का जो डायग्राम है वो भी आपको स्लाइड में शो किया है मैंने। ठीक है, अब
हम क्या लेंगे, द्रव लेंगे, और उस द्रव के अंदर हम क्या मिला देंगे, गैस मिला देंगे। ठीक है, तो गैस को अगर किसी द्रव में मिलाया जाता है तो क्या बनते हैं, झाग बनते हैं। अब जैसे कि साबुन का झाग जो होता है वो, और फैन का मतलब जो समुद्र के बीच पर जाते हैं ना, बीच पे समुद्र में, है ना, तो वहाँ पर जो पानी से लहरें उठती है और फिर झाग बनते हैं बीच के ऊपर, तो उनको कहते हैं फैन। ठीक है, वही वो भी झाग ही है एक तरह से। और जो साबुन का झाग है ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। कोलाइड तंत्र जो झाग है उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, साबुन का झाग और फैन, है ना। तो साबुन के झाग में भी क्या होता है, देखिए जो द्रव होता है, द्रव के अंदर गैस भरी हुई होती है ना। जो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर अगर गैस मिला देंगे तो क्या बनेगा, झाग बनेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, साबुन का झाग और फैन आदि। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी थी जब मैंने वर्गीकरण का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, है ना, कि देखिए 3 तो ठोस है, 3 द्रव है, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही गैस है। अब यहाँ पर 3 बार गैस क्यों नहीं लिखा, इसका रीज़न ये है कि जब गैस को, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, कि जब गैस को गैस में प्रविष्ट कराया जाता है ना, किसी पात्र में हमने गैस ली और उसमें किसी अन्य गैस को मिला दिया, तो क्या होगा कि वो समांगी मिश्रण बन जाएगा, है ना। गैस आपस में घुल जाएगी और समांगी मिश्रण बन जाएगा। लेकिन कोलाइड क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है ना। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि कोलाइड क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो इसलिए गैस को जब भी गैस में प्रविष्ट कराया जाता है, मिलाया जाता है, तो वो समांगी मिश्रण बना लेता है, और समांगी मिश्रण कभी भी कोलाइडी विलयन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम गैस को गैस में नहीं मिलाएंगे। मिल सकती है गैस, गैस में मिल सकती है, लेकिन वो कोलाइड विलयन नहीं होगा, वो फिर समांगी मिश्रण हो जाएगा, और समांगी मिश्रण कोलाइड विलयन नहीं होता है ना। पहले ही लाइन में आपको क्लियर हो चुका है ये बात। ठीक है, तो देखिए पूरा ही टॉपिक मैंने आपको बेहतरीन तरीके से 100% एफर्ट के साथ में समझाने की कोशिश की है। मैंने अच्छी तरीके से बेस्ट एग्जाम्पल लिए हैं मैंने आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, तो इतनी मेहनत आपके लिए की है यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, नॉलेजेबल वीडियोज़, आपकी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।